हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस की पीटी 365 में पॉलिटी और गवर्नेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनके लिए उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पिछली दो क्लासेस में 6 यूनिट कवर कर ली थी। तो अगर आपने वो क्लासेस अभी नहीं देखी हैं तो आप उनको एक बार अच्छे से देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो आपकी क्लासेस कैसी लग रही है। तो अभी जो हमारी टॉपिक रहेगा वो रहेगी सेवंथ यूनिट में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज न्यूज में रही है अप्रैल 2023 के बाद से और दिसंबर 2023 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रही हैं, जो स्टेचुटरी बॉडीज रही है या जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो न्यूज में रही है, उनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है लोकपाल। लोकपाल की बात करते हैं तो मतलब एक जो हाई लेवल की तो खोज समिति ने क्या किया कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की क्या बढ़ा दी है, तारीख बढ़ा दी है। अगर लोकपाल के बारे में थोड़ा सा देखें तो एल एम सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त समिति का इस्तेमाल किया था। और भारत में लोकपाल का गठन जो हुआ था वो कौन सा किया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के तहत एक कौन सा निकाय, एक सांविधिक निकाय है। लोकपाल क्या, लोकायुक्त क्या, जो जो संघ के लोकपाल है उन्हीं के समान राज्य में भी क्या होगी, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है। वो राज्य कौन कौन से, जैसे 1971 में महाराष्ट्र के द्वारा और 1999 में केरला के द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत एक जांच निर्देशक मतलब डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा और जो सचिव, जो संयुक्त सचिव के पद के नीचे नहीं होगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की जो प्रारंभिक जांच करने का अधिकार वो किसके पास है, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के पास है। हालांकि 2019 में क्या होता है कि लोकपाल तो अस्तित्व में आ गया था, लेकिन जो अभी तक जांच निदेशक क्या हुए कि जो जांच निदेशक है वो अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की बात हमने की थी 2013 की, तो उसके संदर्भ में कुछ पहलुओं को भी देख लेते हैं। तो इसकी अगर संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और उसके साथ साथ क्या होंगे, मैक्सिमम 8 सदस्य होंगे। और इन 8 सदस्यों से 50% सदस्य कैसे होंगे, जो न्यायिक जो मतलब न्यायिक सदस्य होंगे। और 50% सदस्य कौन होंगे, जो SC ST OBC या अल्पसंख्यक या महिलाएं हो सकते हैं। मतलब जो 8 सदस्य हैं उसमें से 4 कौन से होंगे, जो न्यायिक क्षेत्र से होंगे, और 4 सदस्य ऐसे होंगे जो SC होंगे, ST होंगे, महिलाएं होंगी और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी आते हैं वो सब उसमें आएंगे। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल जो 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो तक एक अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति इनकी चयन समिति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब चयन समिति में कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होंगे, अध्यक्ष के रूप में होंगे। और एक लोकसभा नेता होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। और एक क्या होगा, जो एक प्रतिष्ठित क्या होगा, न्यायाधीश होगा। इसके द्वारा ये चयन समिति के आधार पर क्या करेंगे, नाम को सिफारिश करेंगे और उसके अनुसार के आधार पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेंगे चयन समिति के आधार पर। पूछताछ और जांच के लिए जो समय है वो कितना दिया गया है, 60 दिन। और 60 दिन पूरी जांच पूरी होने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। और इस अगर इनके पद से हटाने की, लोकायुक्त और लोकपाल को पद से हटाने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और इसके लिए संसद में कम से कम कितने 100 सदस्यों द्वारा, मतलब सदस्य मतलब जो 100 सांसद हैं उनके द्वारा प्रस्तावित या मतलब हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। और लोकपाल का क्षेत्राधिकार की बात अगर हम करते हैं तो ये प्रधानमंत्री, मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों और सांसदों ग्रुप A, B, C और D अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा विस्तृत है। मतलब कोई भी संस्था या ट्रस्ट या कोई निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है वह भी लोकपाल के दायरे में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा यहाँ समाप्त। और नेक्स्ट टॉपिक है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। तो हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि आप नए सिरे से एक परिसीमन आयोग का गठन कीजिए। तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी।
तो परिसीमन आयोग के बारे में अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद परिसीमन अधिनियम क्या करती है, पारित करती है। और यह आयोग क्या करता है, जो पॉपुलेशन मतलब जो गणना होगी, जो सेंसस होगा, जो जनगणना के बाद क्या करेगा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में समायोजन के लिए क्या करेगी, उत्तरदायी होगी। और जो परिसीमन आयोग के जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, मतलब कि इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर भारत में परिसीमन आयोग के कार्य की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से चार बार परिसीमन आयोग का गठन अब तक हो चुका है। 4 बार कौन कौन सा, 1992 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में इनका क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। अगर इनके संरचना की बात करें तो संरचना में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा अध्यक्ष के रूप में, और कौन होगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या उसके द्वारा कोई नामित सदस्य होगा, और तीसरा कौन सा होगा, राज्य का निर्वाचन आयुक्त इसके अंतर्गत सदस्य के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा क्या कि प्रवर्तन निर्देशालय, ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो कि बहुत चर्चा में रहता है कि ईडी ने यहाँ जाके छापा मारा, ईडी ने देखते हैं कि यूपी में जाके छापा मारा, ईडी ने दिल्ली में जाके छापा मारा, तो देखते हैं कि ईडी है क्या। ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो ईडी है उसके निदेशक के कार्यकाल में विस्तार करते हुए तीसरे सेवा विस्तार को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित किया गया। तो आइए देखते हैं कि एक एक कर चर्चा करके ईडी है क्या। ईडी क्या है, ईडी एक जांच एजेंसी है और जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईडी जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगर इसकी संरचना की बात करें, जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना में ईडी जो है, ईडी डायरेक्टर क्या होता है, इसका प्रमुख होता है, और जिसे सीवीसी अधिनियम 2003 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाता है। और इसका कार्यकाल की बात करें, जो टाइम पीरियड होगा 2 साल का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है, मतलब उसको 3 बार तक बढ़ाया जा सकता है। तो ईडी की अगर शक्तियों की बात करें तो ईडी की शक्ति क्या करता है, ये परिसंपत्तियों को जब्त करने में भूमिका निभाता है, और ये क्या कर सकता है, सम्मन जारी कर सकता है। और भारत में ईडी को जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके समान शक्ति प्रदान है, उनके बराबर इसको क्या है कि पावर दी गई है, उन्हीं पावरों को ये क्या करता है, एंजॉय करता है। तो ये कौन कौन से कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है, तो ईडी कौन से फीमा के अंतर्गत काम करता है, पीएमएलए के मतलब धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कार्य करता है, और क्या करता है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEO 2013, और किसके द्वारा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम COFEPOSA 1974 के अंतर्गत इसको कार्य करता है। एक और हमारी जो बॉडीज है वो बहुत चर्चा में रही है, वो बॉडीज का नाम क्या है, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसका नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इसको भी बहुत न्यूज में देखते रहे हैं कि CBI ने आज यहाँ रेड मारी है, और CBI को ये कार्य सौंपे गए थे, लेकिन उसने रिपोर्ट पूरी नहीं दी, तो ये भी चर्चा में रहती है, और इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तो देखते हैं कि CBI हमारे लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकती है, और ये चर्चा में क्यों रही है। तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि जो CBI चर्चा में क्यों रही। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने राज्यों के मामले में जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति मतलब जनरल कंसर्न को क्या कर दिया है, रिटर्न ले लिया, उसको वापस ले लिया है। ठीक है, और अगर CBI के देखेंगे मामलों की तहत की जांच मतलब मामलों में किसके तहत जांच करती है, तो ये भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित CBI के कामकाज की देखरेख कौन करता है, CB, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। विशिष्ट सहमति की बात करते हैं, इसकी विशिष्ट सहमति आम सहमति क्या है कि विशिष्ट सहमति के मामले में CBI को हर जांच के मामले में आरंभ करने से पहले राज्य सरकार को आवेदन करना होता है, राज्य सरकार से पूछना होता है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती तो CBI अधिकारियों के पास उस राज्य में
जिस राज्य में प्रवेश करती है उसमें क्या होगी, पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और सामान्य सहमति वापस लेने से उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो मामले पहले से चल रहे हैं। मतलब जिन मामलों में सीबीआई क्या कर रही होगी, पहले से जांच कर रही होगी, तो जिन मामलों में क्या कर रही होगी, सीबीआई पहले से जांच कर रही होगी, उन मामलों में सहमति वापस लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन मुद्दों पे सीबीआई जांच करती रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई क्या है, सीबीआई एक जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और किसके अंतर्गत काम करती है, ये काम करती है कार्मिक पेंशन और लोक सेवा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और जो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इससे संबंधित एक समिति बहुत न्यूज में मतलब कि एग्जाम में पूछी जाती रही है, वह संथानम समिति, जो कि 1962 से 1964 तक इसने कार्य करा। उसके अनुशंसा के आधार पर सीबीआई का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगर इसकी संरचना की बात करें तो सीबीआई का डायरेक्टर क्या होगा, इसका प्रमुख होता है। और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, वो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता और सीजीआई मिलकर जो 3 सदस्य समिति बन जाती है उसके आधार पर की जाती है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, और लेकिन अगले 3 वार्षिक वर्षों तक इसको विस्तार दिया जा सकता है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो कार्य में इनके ये देख लेना है आपको। ऐसे ही एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक और है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स या कोर, नेशनल कैडेट कोर भी है। हम सब ने जो हम इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह में, 10th कॉलेज या हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम एनसीसी और एनएसएस के बारे में खूब सुनते हैं। तो आज देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनसीसी है इसकी संरचना कैसी होती है और ये न्यूज में क्यों रही है। देन उसके बाद हम देखेंगे जो एनसीसी है वो एनएसएस से किस प्रकार अलग है, मतलब कि दोनों के बीच में क्या क्या मूलभूत अंतर रहे हैं, उन अंतरों को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज देखते हैं कि सबसे पहले चर्चा में क्यों रही है, सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में यह है कि 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कितनी, 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। और एनसीसी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, जो एनसीसी के बारे में अगर बात करते हैं तो एनसीसी का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 जो कि संसद का अधिनियम क्रमांक X1 के तहत किया गया था। और इससे पहले क्या करते हैं, पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति जो है इससे संबंधित रही है। तो आप समिति का भी याद रखना, पंडित एच.एन. कुंजरू वाली समिति। ठीक है, और यह एक त्रिस्तरीय सेवा संगठन है जिसमें थल सेना मतलब आर्मी, नौसेना, नेवी और एयरमैन मतलब एयरफोर्स भी शामिल होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और एनसीसी जो निदेशालय होता है वो राज्य स्तर पर एनसीसी को 17 निर्देशालयों में मतलब 17 निर्देशालयों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। आप देखते हैं कि एनसीसी और एनएसएस क्या की, यद्यपि ये दोनों की वृत्ति क्या की स्वैच्छिक है और इसमें कुछ अंतर भी है। तो एनसीसी और एनएसएस की बात करते हैं तो इसका लोगो देख लेना आपको, लोगो यह है एकता और अनुशासन। और इसका एनएसएस का क्या है कि राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। जो एनसीसी है वो मंत्रालय कौन सा है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। लेकिन जो एनएसएस है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। स्थापना जो एनसीसी की स्थापना होती है 1948 में होती है, वहीं एनएसएस की स्थापना 1969 में की जाती है। जो एनसीसी के लक्ष्य की बात करें तो एनसीसी का लक्ष्य क्या है कि राष्ट्र की सेवा और जो सैन्य कैरियर के लिए अनुशासित और निस्वार्थ युवा नेतृत्व को बढ़ाना है। जबकि जो एनएसएस है वो क्या कि सामुदायिक सेवा की भावना को बढ़ाने के लिए एक संगठन है। ठीक है, जो वर्दी जो है एनसीसी के लिए क्या होती है, कैडेट्स के लिए वर्दी क्या होती है, अनिवार्य होती है। और जो एनएसएस होती है उसमें कोई वर्दी अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है,
अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि जो एनसीसी है उसमें कौन शामिल हो सकते हैं और जो एनएसएस है उसमें कौन शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो एनसीसी में जो जूनियर डिवीजन बिन मतलब स्कूल के छात्र जिनको जो लगा कि 13 वर्ष के हो या उससे अधिक आयु के हो वो एनसीसी को ले सकते हो, मतलब उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और जो सीनियर डिवीजन के जो सीनियर डिवीजन में है उसमें कॉलेज और 11वीं और 12वीं के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर एनएसएस की बात करें तो एनएसएस में क्या कि 11th और 12th कक्षा के छात्र शामिल हो सकते हैं और जो तकनीकी संस्थान के छात्र और देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो लेवल है उन पे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी इसको शामिल हो सकते हैं एनएसएस में। ठीक है, तो एनएसएस का क्षेत्र क्या है, थोड़ा एनसीसी से व्यापक हम कह सकते हैं। अब देखते हैं नए टॉपिक की जो अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। तो अन्य इंपॉर्टेंट क्या रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई। सीसीआई क्या क्यों चर्चा में रही है, चर्चा में इसलिए कि रवनीत कौर सीसीआई की नियुक्त अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, अगर इसके बारे में बात करें सीसीआई के बारे में तो सीसीआई क्या है कि एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय होने का मतलब है कि इसका गठन किसी एक संविधान के अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो उस अधिनियम का क्या नाम है, वो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित की गई थी 2003 में 2003 में गठित की गई थी। और इसके मंत्रालय की बात करें तो सीसीआई मंत्रालय क्या है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक कार्यालय है। और इसकी संरचना क्या है, इसमें की संरचना में सीसीआई संरचना में एक अध्यक्ष होता है और उसके साथ साथ 6 सदस्य होते हैं। तो मतलब 7 सदस्यीय क्या है ये संस्था है। इसके कारण की बात करें तो कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बढ़ाए रखना और क्या कि जो उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा करना और भारत के बाजार में व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इसके कुछ कार्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और किसके रूप में की गई थी, आईसीसी के रूप में की गई थी। ये महासभा है DANHRI की सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाली संस्था है। और जो इसमें क्या है कि जो ब्यूरो की कार्यकारी समिति है और जिसमें के 16 सदस्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी क्या है कि जो एसीसी है न्यूज में क्यों रही है, एसीसी न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि इसने स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ग्रुप जो है एसपीजी है के निदेशक पद को नियुक्ति की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। एसपीजी क्या है, एसपीजी क्या है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार है। ठीक है, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। एसीसी के बारे में अगर बात करते हैं तो एसीसी की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी एसीसी के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज में क्यों रही है, क्योंकि इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अभी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगर पीआईबी की बात करते हैं तो पीआईबी के लिए गैर सामाजिक निकाय है और यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों कार्यक्रम आदि से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। अगर इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधीन एक अस्थायी प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी और 1919 में इसका कार्यालय को ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के रूप में स्थायी रूप दे दिया गया था और 1946 में पीआईबी का वर्तमान नाम दिया गया था। 19 के बाद से 1947 के बाद से ये एक विभाग के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीडीजी मतलब नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये क्यों रहा चर्चा में इसलिए रहा कि जो मालदीव में सिविल सेवकों को 24 बैच का क्या कर लिया, ट्रेनिंग पूरी कर प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। और जो एनसीडीजी है वो क्या है कि कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत 2014 में स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वो कैबिनेट सचिव करते हैं। और ये भारत में गुड गवर्नेंस मतलब कि सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत होती है। ठीक है,
अब एक और एजेंसी हमारी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो इसका गठन 26/11 हमले के बाद किया गया था। NIA अधिनियम 2008 के बाद किया गया था और यह एक संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी है। और NIA अधिनियम 2019 में NIA को जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और अन्य विदेशों में घरेलू कानूनों के अधीन रहते हुए जो भारत के बाहर जो अपराध हुए हैं उनकी जांच के लिए अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये यूनिट हमारी हो जाती है समाप्त। और देखते हैं अगली यूनिट क्या है हमारे। अगली यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो मतलब शासन के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। इसमें कुछ योजनाएं वगैरह रही हैं जो भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या की ये चर्चा में हो रहा। मिशन कर्मयोगी इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि सुशासन दिवस के अवसर पर मिशन कर्मयोगी का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इसे आगे और भी बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी। हमको ये भी पता होगा कि सुशासन दिवस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हुई थी। और मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य जो सिविल सेवक है उनकी क्षमता निर्माण बढ़ाना मिशन कर्मयोगी का कार्यक्रम है। और मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ है। कौन सी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा क्या है जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा क्या है जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, और चौथा क्या है कि आई गॉट कर्मयोगी, पांचवा क्या है कि EHRMS, और छठा क्या है कि निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। इसके 6 स्तंभ रहे हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कर्मयोगी प्रारंभ भी चालू किया गया। कर्मयोगी प्रारंभ किया है, कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है जो कि किसके अंतर्गत कार्य करता है, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या कि इसमें पाठ्यक्रम का 8 पाठ्यक्रम का एक सेट है जो कि मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं RTI की, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 के तहत। क्या है कि ये क्या कि सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। समिति में कौन कौन होते हैं, जो चयन समिति होती है उसमें समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, और दूसरे कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य के रूप में रहेंगे। इनका कार्यकाल क्या होगा, 3 साल का होगा या अधिकतम 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। ठीक है, RTI से तात्पर्य कि मतलब कोई भी भारतीय नागरिक या राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करता है। इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है, DOPT, मतलब कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांस वाला। ठीक है, और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, RTI अधिनियम 2005 के द्वारा। आप देखते हैं कि अब बात करते हैं आधार की। आधार की क्या है कि भाई ये चर्चा में क्यों रहा, कि चर्चा में इसलिए कि जो MEIT है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या काम किया है, जो सरकारी मंत्रालय और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग में सक्षम बनाने के लिए नियमों को क्या किया, प्रस्तावित किया है। और इसका प्रस्ताव नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण को और अधिक बेहतर बनाने में किया जाएगा। आधार की बात करते हैं तो आधार कार्ड क्या होता है, आधार के अंतर्गत हमको कार्ड दिया जाता है जिसमें 12 नंबरों का क्या होता है, एक विशिष्ट कोड होता है और वो डुप्लीकेट किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता, मतलब एक आदमी के लिए एक कोड होगा। और ये आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय और स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं किए जाते हैं आधार कार्ड में। आधार कार्ड में क्या 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस स्कैन और के साथ साथ एक बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की, मतलब फेस चेहरे की छवि होती है। ठीक है, और के एस पुट्टास्वामी बाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की क्या की, संवैधानिकता की पुष्टि की थी। ये भी हमारा क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं UIDAI के बारे में, जो आधार कार्ड जनरेट करती है। ये क्या है? एक सामाजिक निकाय है। सामाजिक निकाय क्यों है? क्योंकि यह आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापना की गई थी। इसके फंक्शनों की बात करें तो मतलब UID जारी करना, मतलब एक आधार जारी करना, और आधार के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए आधार का नामांकन करना और उसका प्रमाणीकरण करना, और उनके लिए नीति चलाना, प्रक्रियाएं चलाना, और एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे आधार को सुनिश्चित रूप से चालू किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने कहा काम कि जो आईटी अधिनियम, आईटी नियम है, जो मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम है, उनमें क्या कर दिया गया है, जो 2021 का नियम था उसको संशोधन किया गया है। जो आईटी नियम 2021 था उसमें क्या किया, इस संशोधन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत लाया गया था। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ऑनलाइन गेम का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला गेम, और इस गेम को खेलने के लिए उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्तियों का सहारा लेना पड़ता है। और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी मध्यवर्ती से है, इसका तात्पर्य है कि किसी भी मध्यवर्ती से है जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोग को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में क्या बनाता है, और उसको सक्षम बनाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे भारत में उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो उपभोक्ता अधिकार क्या है, अब ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बताया गया कि जो दिसंबर 2022 में लंबित मामले कितने थे, 5.55 लाख थे, और उनमें गिरावट होके जो सितंबर 2023 में कितनी हो गई है, 5.45 लाख क्या हो गई है, तो गिरावट दर्ज की गई है इन मामलों में। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब CPA 2019 के अनुसार वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है, ठीक है, या उसके कुछ हिस्से का भुगतान कर देता है और कुछ हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है, या ऑनलाइन भुगतान करता है या ऑफलाइन भुगतान करता है, वो सब इसमें क्या आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं इनको अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, तो सूचना का अधिकार दिया गया है, मतलब वो अपने जो आइटम है, जो उसका प्रोडक्ट है, उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, सुनवाई का अधिकार दिया गया है, चयन का अधिकार भी दिया गया है, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी इनको दिया गया है। देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो CPA 2019 मतलब ये क्या करता है, ये CCPA की स्थापना का प्रावधान करता है, और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, कॉन्फोनेट CONFONET प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, इनग्राम पोर्टल भी चलाया गया है, और ई दाखिल पोर्टल भी इसके लिए चलाया गया है। ई दाखिल पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से परेशानी या आपको कोई ऐसा धोखाधड़ी हुई है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी परेशानी को दाखिल कर सकते हैं, उसकी त्वरित सुनवाई की जाएगी। और इसके करके सर्टिफिकेशन मार्कर्स की भी बात इसमें की गई है। अब देखते हैं जो इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है हमारा, कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो सेलिब्रिटीज हैं या जो वर्चुअल जो इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए क्या की गाइडलाइंस जारी की है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने क्या किया, डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को की जाने वाले विज्ञापनों हेतु दिशा निर्देश दिया है। मतलब ये दिशा निर्देश किसके अंतर्गत किए गए, भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा निर्देश 2022 का विस्तार किया गया है, और उपभोक्ता मामलों का विभाग सक्रिय रूप से इन दिशा निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज इनका उल्लंघन करती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उसको दंडित भी किया जाएगा। जो फिर इन्फ्लुएंसर मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनका पंजीकरण क्या कि सेबी के पंजीकरण के बाद ही वे
बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे विषयों पर अपने क्या कर सकते हैं, निवेश संबंधी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, और जो अन्य वित्तीय इन्फ्लुएंसर के पास भी उचित प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के द्वारा प्राप्त लाइसेंस वगैरह इनके पास होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है FRA, वन अधिकार अधिनियम। ये चर्चा में क्यों रहा है, इसलिए रहा है कि जो मतलब एक रिपोर्ट ने राज्यों में क्या करते हैं, जो FRA वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ये अधिनियम कब लाया गया था, ये अधिनियम 2006 में लाया गया था। और इसके बारे में बात करते हैं तो यह वन में निवास करने वाले जो जो जनजातीय समुदाय होते हैं या जो अन्य परंपरागत क्या होते हैं, आदि वनवासी होते हैं, उनको निवास के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए वन संसाधनों पर अधिकार दिए गए हैं या दिए जाते हैं या उन मान्यता प्रदान की गई है। जो FRA है एक्ट 2006, उसकी धारा 3 में के तहत अधिकार जो तीन तरह के अधिकारों की बात की गई है। एक तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की बात की गई है, दूसरा क्या है सामुदायिक वन अधिकारों की बात की गई है, और तीसरा क्या है सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकारों की बात की गई। इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है, तो इस अधिनियम के तहत इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की या उस केंद्र शासित प्रदेश की होगी जहां का यह मुद्दा है। ठीक है, जो FRA के प्रावधान राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में भी लागू होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में जनजातियों को मिले कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या रहे हैं। तो FRA की धारा 3 क्लोज ए का सब क्लोज ए ये क्या करता है, ये वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय और अन्य परंपरागत वनवासियों को निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देती है। आर्टिकल 244 क्या करता है, यह अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रहा है। अन्य इम्पोर्टेंट जो न्यूज रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो ई गवर्नेंस स्टेट मतलब ई शासित राज्य लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया, केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। ई शासित का मतलब क्या है कि ई गवर्नेंस, ई शासन का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का। तो केरल ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल ने दो पहल चलाई। कौन सी चलाई, के फोन परियोजना। इसके तहत क्या कि नागरिकों को जो इंटरनेट का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में दे दिया गया। और ई सेवानम क्या है कि इसमें जो तालुका स्तर तक के कार्यालय के लिए 900 सार्वजनिक सेवा हेतु एक एकल पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मतलब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच में क्या हो गया था, अभी विवाद हो रहा था, उनकी सीमांकन किया है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय MCA है, वो डिजिटल बाजार में सभी प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर समाधान करने के लिए कौन सा है, एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। वहीं जो MEIT है वो क्या करेगा, एक क्षेत्र विशेष से जुड़े मामलों को देखेगा। तो दोनों की शक्तियों का क्या कर दिया है, सीमांकन किया गया किसी भी विवाद से बचने के लिए। अब देखते हैं पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसको जारी किसने किया है, इसको जारी किया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और इसमें क्या है, पंचायतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है उसको A नाम दिया गया है और 75 से 90% उसमें लिए गए हैं। और मतलब जो उनकी रैंकिंग है उसके आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया। A 75 से 90, B 60 से 75, C 40 से 60 और D 40 से कम वाले। ठीक है, अब बात करते हैं AIINA, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। ये किसने चालू किया है, ये पोर्टल है। पोर्टल किसने चालू किया है, आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। और इसमें क्या है कि इसके 5 स्तंभ है। इसके 5 स्तंभों में कौन से, राजनीतिक और प्रशासनिक, दूसरा कौन सा, वित्तीय, तीसरा योजना निर्माण, चौथा नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और 5वां बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति।
और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है जो सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें दिशा निर्देश क्या जारी किए कि भाई निजी स्तर पर जो संगठन है, निजी स्तर पर या निजी संस्थाओं द्वारा या संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार केवल एक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही लिए जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो सक्षम प्राधिकारी है वो कौन है। तो सक्षम प्राधिकारी जो कर्मचारी के मंत्रालय का या उसके विभाग का कौन होगा, सचिव होगा। जिस मतलब कि कोई किसी मंत्रालय से रिलेटेड है तो उस मंत्रालय का जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो मंत्रालय का कौन होगा, विभाग, मंत्रालय विभाग का सचिव होगा। अब बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 311 क्लोज टू सब क्लोज सी। ये चर्चा में कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने राज्यों की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर आर्टिकल 311 के क्लोज 2 सी के तहत 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आर्टिकल 311 क्लोज एक आपको देखना है और आर्टिकल 311 क्लोज 2 आपको देख लेना और आर्टिकल 311 क्लोज 2 सब क्लोज सी देख लेना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सरकार, ये क्या अधिकार देता है, यह सरकार को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिए बिना, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति देता है। और लेकिन ये प्रावधान तब ही लागू होंगे जब राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो या इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सुरक्षा की राज्य की सुरक्षा के हितों में ऐसी जांच कराना सही नहीं है। तो ये पॉलिटी और गवर्नेंस की जो मैगजीन है पीटी 365 ये हो जाती है समाप्त। और अब ये नेक्स्ट मैगजीन है हमारी इकोनॉमी की, तो हम इकोनॉमी की मैगजीन को डिस्कस कर लेंगे। तो कल से उसको भी 3-4 क्लास में हम समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे। जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छे से अपना।